ओके। तो अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं। तो अभी तक हमने रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया कि रिसाइकलर व्यू की वर्किंग क्या होती है, उसका एक रियल लाइफ का एग्जांपल भी देखा, व्हाट्सअप का एग्जांपल देखा, इंस्टाग्राम का देखा। और जब भी आप कभी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम यूज करेंगे तो आपके दिमाग में जरूर ट्रैक करेगा कि हाँ ये रिसाइकलर व्यू होता है। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आप जब यूज करिए तो उसे टेक्निकल वे से आप देखिएगा कि ये एप्लीकेशन बना है तो इसमें यार ये चीज क्या है, ये कैसे यूज हुआ है, ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, तो वो चीजों को आप थोड़ा देखिएगा। और आई होप कि आप इसके बाद से आप गौर करेंगे भी कि ये ऑप्शंस कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या चीजें कैसे दी हुई हैं। तो रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और देन इसके बाद हम लोग जो एप्लीकेशन आज जो हम लोग की है वो स्टोरी एप्लीकेशन है, जिसमें हम क्या किए हैं एक बार इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ एप्लीकेशन का फिर। तो ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक। इसमें हम लोग देखेंगे लोगो कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे लोगो सेट है, सिंपली क्लिक करने पर आपकी एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, ठीक। 2 सेकंड के लिए सेट की गई है। देन यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ये आपका नेविगेशन ड्रायर इसको बोलते हैं, जो कि हर एप्लीकेशन में आपको देखने के लिए मिलता होगा। जैसे टेलीग्राम जब ओपन करते होंगे तो लेफ्ट साइड में जब स्क्रॉल करते होंगे तो नेविगेशन ड्रायर देखने के लिए मिलता है। तो इसे सीखेंगे कैसे करते हैं। ओके। और देन इसके बाद ये आपका रिसाइकलर भी यहाँ पे सेट हुआ है, जो कि मेन एक्टिविटी पर सेट है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका एक अनदर एक्टिविटी ओपन होगी, जो कि डिटेल्स एक्टिविटी है, जहाँ पे आपको उसकी फोटोज दिख रही होगी और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन में स्टोरी दिख रहा होगा। अब आपको क्लियर है कि अब हमें क्या करना है इस एप्लीकेशन में। हमें इस एप्लीकेशन में एक स्प्लैश एक्टिविटी ऐड करनी है, आई मीन स्प्लैश स्क्रीन ऐड करनी है। फिर एक मेन एक्टिविटी होगी जहाँ पे सभी रिसाइकलर भी दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद एक डिटेल्स एक्टिविटी होगी। उस डिटेल एक्टिविटी में क्या चीजें दिख रही होंगी कि जब हम रिसाइकलर व्यू पे कोई ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स हमें वहाँ पे दिख रही होगी, यूजर वहाँ पे सभी स्टोरी को पढ़ सकेगा। और हमें नेविगेशन ड्रायर ऐड करना है। तो ये हमारा चार चीजें हैं जो इस एप्लीकेशन के अंदर हमें कवर करनी है। और भी काफी चीजें आपकी इसमें कवर होंगी, ठीक। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं स्प्लैश स्क्रीन पे, ठीक। तो स्प्लैश स्क्रीन सबसे पहला पार्ट है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो स्प्लैश स्क्रीन दिखता है। तो सभी ऑप्शन भूल जाओ, यहाँ पे जो भी चीजें जहाँ पे दी हुई सब भूल जाओ। अभी जो मैं जितना बता रहा हूँ बस उस पर टारगेट करना, ठीक। तो अभी मैं चलता हूँ इस लेआउट को, और इसको भी मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी, ठीक। जब एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे इस प्रोजेक्ट को तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे इंपोर्ट करते हैं गिटहब के थ्रू। इसी पूरे पूरे के कोड को आप कॉपी कर सकते हैं गिटहब पे, मैं सभी प्रोसेस आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ऐसे जब इंपोर्ट करने पर बाद ऐसे आता है तो सिंपली ऐप पे क्लिक करते हैं, ठीक। और मैनिफेस्ट के अंदर क्या होता है मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार बताते चलता हूँ, ठीक है। तो मैनिफेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी परमिशंस वगैरह सेट करते हैं, जो एप्लीकेशन का लोगो होता है वो सभी चीजें सेट करते हैं मैनिफेस्ट के अंदर। देन इसके बाद जावा, अभी मैनिफेस्ट का मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे लोगो सेट करते हैं, कैसे स्प्लैश स्क्रीन का काम करते हैं, वहां पे सभी चीजें मैं बताऊंगा, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जावा के अंदर फिर क्या होता है कि जो भी एक्टिविटी हम लोग ऐड करते हैं तो सभी जावा के अंदर दिख रही होती है। और जो क्लासेस हम लोग बनाते हैं वो भी इसी के अंदर दिख रही होती हैं, ठीक। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये भी हैं ये भी हैं। तो अभी आप बिगिनर हैं तो इन सभी चीजों से आप दूर रहिए। जितनी चीजें अभी बहुत जरूरी हैं बस उसी पर टारगेट करिए, ओके। देन ये RES करके दिया है रेस वाला। तो रेस वाले पे जब जाएंगे, रेस का फुल फॉर्म रिसोर्स होता है, ठीक है, रिसोर्स डायरेक्टरी होती है ये। फिर ये ड्राइवेबल होता है। ड्राइवेबल में मैंने क्या बताया था कि जितने इमेजेस होते हैं, जो भी इमेजेस हम किसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं, उन इमेजेस को यूज करने के लिए हम ड्राइवेबल में पेस्ट करते हैं। जैसे कि जो हमने अभी स्प्लैश स्क्रीन ओपन किया तो वहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा होगा, तो लोगो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। और लोगो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, और बाकी इमेज अभी मैं इसको बाद में बताता हूँ। फिर लेआउट के अंदर आते हैं, और जैसे मैंने लेआउट क्या होता है, जहाँ पर आपको सभी चीजें दिख रही होती हैं वही लेआउट होता है। अभी हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपके आपके सामने लेआउट क्या होगा, आपको स्क्रीन दिख रही है, वही आपकी लेआउट है, ठीक। तो उसी को लेआउट कहते हैं। जब हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं जहाँ पे हमें फोटोज दिख रहे होते हैं, टेक्स्ट दिख रहे होते हैं, ये सभी चीजें लेआउट होती हैं। और एक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट होती है, एक्टिविटी के ऊपर लेआउट दिख रहे होते हैं। ये थोड़ी बैकएंड की चीजें हैं एक्टिविटी वाली। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, एंड्रॉयड की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऐसे डिस्ट्रॉय, ऑन रिज्यूम, ठीक। ये अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। तो इंटरनेट पे आप सिंपली सर्च करिएगा कि एंड्रॉयड लाइफ साइकिल, ठीक। तो यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, गूगल का ऑफिशियल डॉक्स पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ये आपका करीब 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम लगेगा इसे प्रॉपर वे से समझने के लिए। तो आज हम उसे कवर नहीं करेंगे, काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा कि एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है। तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कोई एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है,
ठीक है, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम ड्रॉएबल के अंदर जो भी इमेजेस हम लोग किसी एप्लीकेशन में यूज करते हैं उन सभी इमेजेस को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और देन लेआउट के अंदर जब आते हैं तो लेआउट के अंदर क्या होता है कि हमारे जो भी एप्लीकेशन होता है बहुत सारे लेआउट दिख रहे होते हैं। जैसे कि हमने एप्लीकेशन ओपन किया, ये एक लेआउट दिखा आपको जो कि स्प्लैश स्क्रीन है, ये लेआउट दिखा आपको। फिर इस पर क्लिक किए तो ये कुछ दिख रहा है, ये लेआउट दिखा। तो ये जितने भी लेआउट्स होते हैं ये इस सेक्शन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्प्लैश, क्योंकि स्प्लैश पे काम करना है, सिंपली स्प्लैश पे क्लिक करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसा लेआउट आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे ऊपर 3 ऑप्शन होते हैं, एक डिजाइन का, एक स्प्लिट का, एक कोड का होता है। स्प्लिट पे करेंगे तो कोड और डिजाइन दोनों दिखेंगे, कोड पे करेंगे तो सिंपल कोड दिखेंगे, और डिजाइन पे करेंगे तो सिंपली आपको बस डिजाइन दिखता है। ओके, देन यहाँ पे सभी लेआउट्स दिए हैं। तो अभी सभी लेआउट्स को एक एक करके मैं अभी समझा दूंगा आप लोगों को। देन मेनू है, मेनू का कॉन्सेप्ट भी अभी मैं बताऊंगा। मेनू क्या होता है ये मैं बताता हूँ अभी। इस एप्लीकेशन को ओपन करने पे ये जो नेविगेशन ड्रायर ओपन हो रहा है ये मेनू आपका होता है। ये जो मैंने 4 यहाँ पे सेट किया है ये मेनू ही होता है। देन इसको वैल्यूज के अंदर आते हैं। वैल्यूज के अंदर क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं उसमें बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं। तो इस एप्लीकेशन में जैसे मैंने ब्लू कलर यूज किया है, व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर यूज किया गया है, ठीक है। और ऐसे ही फेसबुक ब्लू कलर यूज करता है। तो जितने भी कलर्स एक एप्लीकेशन के अंदर 2-3 कलर्स यूज होती हैं तो उन कलर्स का सभी हेक्स कोड इसके अंदर करते हैं। ये देखो यहाँ पे सभी कलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस एप्लीकेशन, इस एंड्रॉयड स्टूडियो बाय डिफॉल्ट ही आपको इतने कलर्स दे देता है कि आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप भी अपने कलर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कलर्स ऐड करते हैं और यहाँ पे कुछ रिसोर्सेस हैं वो चीज़ें ऐड हुई हैं, अभी मैं उसको फिर बताता हूँ। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बताता हूँ अभी। देन थीम के अंदर आते हैं। तो थीम के अंदर क्या होता है कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है वो 2 मोड में काम करती है, एक लाइट मोड में काम करती है, एक डार्क मोड में वर्क करती है। ठीक, एक लाइट मोड, एक डार्क मोड में। तो क्या होता है यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कोई बंदा है कि अगर वो अपने फ़ोन को पूरा डार्क मोड में ही चला रहा है तो अगर जब वो मेरी एप्लीकेशन को ओपन करे तो जो टेक्स्ट होते हैं, जो इमेजेस, जो टेक्स्ट होते हैं और जो भी बटन्स का कलर होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसे दिखे। ऐसा ना हो कि जैसा मैंने एप्लीकेशन बनाया है वैसा ही दिखे लाइट मोड में भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं एक डार्क मोड के लिए और एक लाइट मोड के लिए। तो ये जो थीम होती है ये आपकी लाइट मोड के लिए होती है, और ये जो नीचे वाली एक थीम है ये आपकी नाइट मोड के लिए होती है। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। देन अब आते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये हम ऑप्शन को पहले क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि जैसे हम बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो सब चीज़ें कैसे यूज करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो उसे यूज करने के लिए हम लोग इसे डिपेंडेंसी में ऐड करते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया पिकासो की एक लाइब्रेरी होती है, उसे यूज करेंगे हम लोग इसमें, तो उसे कैसे इंपोर्ट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो वहीं पर इस इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ये आपको इंटरनेट से मिल जाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करके और ग्रेडल सिंक करते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए सिंक नाउ का ऑप्शन आ गया। तो ऐसे ही सिंक करके उस लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद कुछ एंड्रॉयड के वर्जन्स होते हैं, आप लोग प्ले स्टोर पे जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि इस एप्लीकेशन का ये वर्जन लॉन्च हुआ, ये वर्जन चेंज हुआ। तो वो सब चीज़ देखिए 1.0, अभी हम एप्लीकेशन को पहली बार बना रहे हैं तो 1.0 है। फिर एप्लीकेशन को जब हम पब्लिश करेंगे, इसका अपडेट लाएंगे तो 2.0 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं किसी एप्लीकेशन को जब प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं। तो कल हम प्ले स्टोर पे पब्लिश करना सीखेंगे कि एक प्रॉपर वे क्या होता है। जो कल का जो हम लोग का एंड्रॉयड स्टडी जैम 05 जो डे रहेगा वहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पब्लिश करना सीखेंगे। एक प्रॉपर वे देखेंगे कैसे एप्लीकेशन को लिस्ट करते हैं, ठीक है। वो काफ़ी चीज़ें देखेंगे। एंड कल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, कल मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगा कि जितने भी लोग आप लोग एज अ पार्टिसिपेट हैं, पार्टिसिपेट किए हैं सक्सेसफुली, जितने भी हम लोग ऑनलाइन इवेंट कराए हैं, तो उसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा इन द लास्ट। उसमें डिटेल्स आप लोग फिल कर लीजिएगा, मेल आईडी वगैरह मांगी जाएगी। देन उसके बाद आपके मेल आईडी पर एक सर्टिफिकेट सेंड कर दिया जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने एंड्रॉयड स्टडी जैम का कैंपेन हुआ, इसमें उसने पार्टिसिपेट किया। ओके, तो आपके मेल आईडी पर एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जीडीएससी, बीबीडी एंड आईटीएम के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ओके, तो देन अब चलते हैं, ये मैनिफेस्ट वाली हो गए। और जैसे कि हम जो भी ऑप्शन ओपन करते हैं यहाँ पे दिखते हैं। और जैसे कि इम्यूलेटर जो हमने ये ओपन किया है ना अभी, इम्यूलेटर, ये इम्यूलेटर यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये इम्यूलेटर यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक। और यहाँ से गिटहब से जो भी हम लोग पुश एंड पुल करते हैं यहाँ से करते हैं।
ग्रेडर बिल्ड करना रहता है तो यहाँ से ऑप्शन दिया होता है, उसे करते हैं। तो इतनी चीजें बताने के बाद अभी आप बताओ कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे उदयभान मिश्रा आपको कह रहे हैं कि लिस्ट व्यू क्या होता है। देखो लिस्ट व्यू क्या होता है, रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू दोनों सेम चीजें हैं, वो लिस्ट को शो करने के लिए ही करती हैं काम, लेकिन जो शो करने का इन दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। और लिस्ट व्यू हम लोग वहां पे लिस्ट व्यू जैसे देखिए ये राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको, नेम दिख रहा है ना, वर्तिका, आयुष, निखिलेश, शुभम यादव, आयुष प्रताप, शुभम यादव, फिर निखिलेश सिन्हा, ये सब क्या है, ये एक लिस्ट ही है, ये लिस्ट के फॉर्म में ही आपको दिख रही हैं सभी चीजें। ठीक है, इसी को लिस्ट कहते हैं। ओके, आई होप ये चीज समझ में आपको आई होंगी। देन अभी आप ये सब बताओ कि जो मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में भी जो ऑप्शंस के मेरे बारे में बताया, वो सभी चीज़ अभी नहीं समझ में आई हो, या क्या ऑप्शंस कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, वो एक बार आप क्लियर कर दो, फिर मैं उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कोई डाउट्स? जो मैंने अभी एंड्रॉयड स्टूडियो का टूर थोड़ा सा बताया, उसमें कोई भी ऑप्शंस ना समझ में आए तो पूछ लो, क्योंकि अभी आगे मैं फिर बताऊंगा, तो अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नई चीज़ें फिर समझ में आएंगी। देखो पूछना सीख लो, क्योंकि मेरा भी एक टाइम था कि जब मैं भी कुछ चीज़ें करता था तो टीचरों से नहीं पूछता था, और फिर बाद में प्रॉब्लम होती थी कि यार काश पूछ लिया रहता तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर क्या करता था मैं, टीचर से 5 मिनट पूछने के बजाय इंटरनेट पे जाके मैं 1 घंटे अपना टाइम, मतलब कोई भी होता है 1 घंटे टाइम लग जाते हैं यार कोई भी चीज़ें सर्च करने में, फिर तो पूछ लेना चाहिए जो भी डाउट्स हो तुरंत भी। तो आई होप किसी को कोई डाउट्स नहीं है, तो हम लोग अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कंफर्म करो कि यहाँ तक चीज़ समझ में आई कि नहीं है, यस या नो। ओके, तो अब हमारा जो मेन अब पार्ट आता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हम लोग बनाए हैं। ठीक, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करने पर क्या आ रहा है, ये एक स्प्लैश स्क्रीन आ रही है। ठीक, अब स्प्लैश स्क्रीन कैसे काम कर रही है उसे समझते हैं कोड में। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेस फोल्डर में, मैंने क्या बताया था, रेस फोल्डर के अंदर आएंगे, लेआउट के अंदर आएंगे, और जो एक्टिविटी हमको काम करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो एक्टिविटी स्प्लैश डॉट एक्सएमएल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसे कैसे डिजाइन किया है उसे सीख लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे डिजाइन किए हैं एक्सएमएल में। तो स्प्लिट पे आएंगे, स्प्लिट को इसलिए सेलेक्ट करेंगे कि जो भी चेंजेस हम लोग इस लेफ्ट साइड में करेंगे वो राइट साइड में उसे आउटपुट हम लोग का देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट यूज किए हैं। तो मैंने पहले के इवेंट जो हुए थे वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ लेआउट्स होते हैं, जैसे कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, लीनियर लेआउट होता है, कोऑर्डिनेटर लेआउट होता है। ठीक, ऐसे लेआउट्स होते हैं, तो ये अपनी अपनी इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। जो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, जो कॉम्प्लेक्स लेवल की जो यूआई डिजाइन होती है वो कंस्ट्रेंट लेआउट में बहुत ही आसानी से हो जाती है, और उस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, इन सभी को यूज किया जाता है। ठीक है, उसे यूज कर सकते हैं और कोई एरर वहाँ पे नहीं आती है। लेकिन जब लीनियर लेआउट यूज कर लेंगे तो यहाँ पे इसमें ये नहीं होता है कि अब बहुत सारी लेआउट्स को लीनियर लेआउट्स के अंदर, तो ये नहीं होती है। और लीनियर लेआउट जो होता है, ये दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। यहाँ पे देखिए मैंने हमें वर्टिकली सेट करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 3 व्यू सेट किए हैं, 1 2 3, ये क्या है, वर्टिकल सेट है, ना कि हॉरिजेंटल। अगर हॉरिजेंटली सेट रहते हैं तो एक यहाँ पे आता, फिर ये दूसरा यहाँ पे आता, तीसरा यहाँ पे आता। ठीक है, अगर हॉरिजेंटली सेट करेंगे तो मैं चेंज करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं हॉरिजेंटल अगर यहाँ पे कर देता हूँ तो देखिए क्या हुआ, ये तीनों हॉरिजेंटल में हो गए। तो हमें हॉरिजेंटल तो नहीं चाहिए, हमें तो वर्टिकल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल करूंगा, ये वर्टिकली आपकी सेट हो गए। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी इमेज अगर हमें शो कराने होते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इमेज व्यू के अंदर शो कराते हैं। तो इमेज व्यू मैंने एक सिंपल सा लिया, और इमेज व्यू मैंने कैसे लिया था, यहाँ पे देखो कॉमन में आएंगे, यहाँ पे इमेज व्यू दिया है, इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक, तो इमेज व्यू वहां से मैंने लिया, इसका विथ मैंने सेट किया 150 डीपी, हाइट सेट किया मैंने 150 डीपी। ठीक, हाइट सेट किया, और फिर मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए कि जो मैंने इमेज सेलेक्ट किया है इमेज व्यू, इसका बैकग्राउंड क्या होगा। मैं इसे यहाँ पे इसको कट करता हूँ, सिंपल है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड लेने के लिए सिंपल मैं टाइप कर देता हूँ आपको,
पर सिंपली आपको बैकग्राउंड टाइप करना है, इंटर, और ऐप का लोगो हम लोग को लेना है। ऐप टाइप करेंगे, आपको सजेस्ट कर देगा, ऐप का लोगो आ जाएगा। ऐप का लोगो मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, ड्रॉएबल के अंदर। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हमें इमेजेस यूज करने होते हैं वो ड्रॉएबल के अंदर रखते हैं। ये मैंने ऐप का लोगो लिया है। एक डाइस का मैंने एक छोटा सा फोटो ले लिया है बीच में, वैसे ही कहीं पे यूज करने के लिए। एक नैव हेड का लिया है। ये नैव हेड क्या है, इसे मैंने फिग्मा से डिजाइन कर दिया है। कोई भी डिजाइनिंग टूल से आप लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक। तो ये नैव हेड जो है, ये कहाँ पे शो हो रहा है हम लोग के एप्लीकेशन में, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे कैसे ये शो हो रहा है, इसे भी अभी देखेंगे, ठीक। तो अभी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्प्लैश स्क्रीन पे है। तो ये हम लोग स्प्लैश स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो ये आपको आई होप कि अभी समझ में आ रहा होगा कि ये सब कैसे हम लोग इसे डिजाइन किए हैं। एक प्रोग्रेस बार लगाए हैं। तो प्रोग्रेस बार क्यों लगाए हैं कि कोई एप्लीकेशन हम लोग का जब ओपन करे तो ये प्रोग्रेस बार चलता रहे, उसे लगे कि हाँ अभी कुछ प्रोग्रेस चीजें हो रही हैं, अभी कुछ आएगा। तो जैसे मैं एप्लीकेशन ओपन किया, ये देखिए जो घूम रहा है गोल गोल, ये आपका प्रोग्रेस बार ये होता है, ठीक। आई होप कि स्प्लैश स्क्रीन की XML वाली चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी आप ये बताओ कि ये चीजें समझ में आई कि नहीं अभी आए। सर वी आर सेटिंग ओरिएंटेशन टू वर्टिकल, सो इफ यू आर यूजिंग लैंडस्केप इट विल एप्लीकेबल। तो एक बार करके देखते हैं कि एप्लीकेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये लैंडस्केप है, मैं यहाँ पे इसे करता हूँ, ये फ़ोन हुआ। एक मिनट, एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। आई होप कि आपको दिखा होगा। ऋषभ, हमने फ़ोन को लैंडस्केप ही किया है। एप्लीकेशन हमने ओपन किया, वर्टिकल दिख रहा है। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में करेगा कि नहीं काम करेगा। ठीक है, ओके। देखिए ये जो होता है ना कुछ कॉन्सेप्ट, अगर यही डिज़ाइन आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं होती तो कुछ ऑप्शंस इधर उधर हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का भी एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो कि यार 3-4 दिन में नहीं सीखा जा सकते, प्रॉपर प्रैक्टिस से ही आएगी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है किसी भी टेक्नोलॉजी में। वो इंसान हमेशा सीखता रहता है, ठीक है। तो आपको भी सीखनी पड़ेगी चीज़ें, धीरे 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 करके। कोई भी नहीं परफेक्ट होता है, हर इंसान हमेशा सीखता रहता है, ठीक। तो अब चलते हैं, फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है स्प्लैश स्क्रीन का। तो अभी ये बताओ आप सब कि लीनियर लेआउट हमने यूज किया स्प्लैश स्क्रीन में, जो डिजाइनिंग हम लोग अभी किए हैं, इसमें कोई डाउट्स है कि नहीं है। अगर डाउट्स है तो फटाफट चैट सेक्शन में मुझे मैसेज कर दो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। नहीं है, ओके बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा स्प्लैश स्क्रीन का ये काम हो गया। अब तो ये फ्रंट एंड का काम हो गया कि ये डिजाइनिंग हम लोग कर लिए। अब इसकी कोडिंग पार्ट तो अभी बची है, ठीक। तो ये हम लोग, मैंने यहाँ पे बताया था कि जावा के अंदर आते हैं, फिर इसके अंदर आते हैं, और फिर यहाँ पे हमें मिलती है जावा की सभी कोडिंग, जो भी एक्टिविटी हम लोग यूज किए रहते हैं, और जो जावा के क्लासेस होते हैं। अभी देखो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर के होगे तो क्लासेस नहीं समझ में आ रहे होंगे क्या होता है, तो कोई बात नहीं है, बस इतना जानो कि क्लास कुछ होता है, ठीक। तो जो भी क्लासेस होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, वो यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्प्लैश के अंदर आता हूँ, क्योंकि स्प्लैश एक्टिविटी ही है जो हमें दिख रही है। तो न्यू एक्टिविटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे जाते हैं, और जैसे कि मैंने कैसे स्प्लैश को बनाया मैं वो बताता हूँ। इस पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, न्यू पे जाने के बाद एक्टिविटी पर आते हैं, फिर इम्पटी एक्टिविटी, और फिर मैंने यहाँ पे सिंपली स्प्लैश टाइप किया था। स्प्लैश टाइप करके और फिनिश पे क्लिक कर दिया था, तो ये क्रिएट कुछ ऐसा हो गया था मेरा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो कोड हैं ये खुद टाइप किए गए हैं, और ये जो बाकी के कोड हैं ये आपको इनबिल्ट पहले से मिल जाते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि पूरे कोड आपको टाइप करना रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो बचा ये कोड, ये तो मैं आपको दे ही दूंगा, पूरा गिटहब पे पड़ा पड़ा दे दूंगा, कैसे इंपोर्ट करना है वो भी बता दूंगा। तो ये जो कोड है हमने लिखा, अब इसे कोड को समझ लेते हैं, कोड काम कैसे कर रहा है, कि क्या कैसे काम करता है ये। तो इसे सबसे पहले हम देख लेते हैं, हैंडलर, हैंडलर लगाए हुए हैं हम लोग। देन यहाँ पे पोस्ट डिलेट सेट किए हैं। तो ये पोस्ट डिलेट कैसे वर्क करता है, मेन कॉन्सेप्ट इसी का है। यहाँ पे पोस्ट डिलेट लगाएं, ये ओपन पैरेंथेसिस किए हम लोग, ये पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और जो पोस्ट डिलेट होता है इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग मिली सेकेंड में एंटर करते हैं। ये मैंने 2000 मिली सेकेंड एंटर किया है, यानी कि 2 सेकंड के लिए। और स्टार्ट एक्टिविटी,
और जैसा कि मैंने यहाँ पे इंटेंट लगाया हुआ है, स्टार्ट एक्टिव इंटेंट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया था, जो कि मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इंटेंट कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता रखा है कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पर जाने के लिए हम इंटेंट का यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने इंटेंट का यूज किया। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसलिए मैंने लिखा क्योंकि हमें इस एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाना है, मतलब इस एप्लीकेशन की एक्टिविटी से, स्प्लैश एक्टिविटी से हमें जानी है मेन एक्टिविटी पर। यानी कि इसे मैं ओपन करता हूँ, तो जैसे मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, ये एक्टिविटी आपकी स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक, और फिर मैं आ गया मेन एक्टिविटी पर। तो मुझे क्या करना है कि स्प्लैश स्क्रीन से मुझे जाना है मेन एक्टिविटी पर, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप करूंगा, तो इसका कॉन्टेक्स्ट ले लेगा कि हाँ इस एक्टिविटी से इसे मेन एक्टिविटी पर जानी है, ठीक, तो मेन एक्टिविटी पर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे फिनिश लगाया हुआ है। अभी आप लोग समझ रहे हो फिनिश मैंने क्यों, तो मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस एप्लीकेशन को क्लोज किया और यहाँ पे मैं सिंक कर लेता हूँ। तो अभी सिंक हो रहा है, उससे पहले मैं थोड़ा सा, आप बता दो कि कुछ डाउट्स है, क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पे आऊँगा बोलकर फिर चला जाऊँगा, शायद आपको समझ में आए ना आए मुझे तो नहीं पता, आप ही बता सकते हो कि चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो शायद ग्रेडर बिल्ड हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर मैं पहले एप्लीकेशन के फिनिश लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को पहले रन करता हूँ और एक साइड में इमुलेटर को भी ओपन करता हूँ और टर्मिनेट करता हूँ। अभी देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, ऑटोमेटिक इंस्टॉल, ये ओपन हो गया, स्प्लैश स्क्रीन आई, मेन एक्टिविटी आया, फिर बैक गए, डायरेक्ट क्लोज हो गए, ठीक। अगर मैं यहीं पे फिनिश हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, डबल स्लैश से कमेंट करते हैं, आप लोगों में से कोई अगर कोडिंग मतलब स्टार्ट भी किए होंगे तो उनको पता होगा कि डबल स्लैश से हमें उसे कमेंट आउट करते हैं। फिर मैं यहाँ पे फिर रन करता हूँ, ओपन करता हूँ, अभी आप देखिए क्या होता है। एप्लीकेशन रन हुआ, स्प्लैश स्क्रीन आई है, फिर मेन एक्टिविटी आई, अब मैं अभी बैक प्रेस करता हूँ, फिर स्प्लैश स्क्रीन आ गई। ये तो नहीं सही है। क्या होता है कि जब हम लोग व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो क्या होता है, स्प्लैश स्क्रीन आती है, फिर मेन एक्टिविटी आती है, फिर हम बैक जब क्लिक करते हैं तो क्या फिर स्प्लैश स्क्रीन आती है? नहीं आती है, जब तक कि हम उस एप्लीकेशन को पूरा बंद करके फिर नहीं ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये एक बग जैसा दिखने लगता है, तो इसीलिए हम फिनिश इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी अगर हम पहली बार ओपन कर रहे हैं तो हमारी एक्टिविटी जाए, वहीं पर खत्म हो जाए, फिर वो ओपन ना हो, ठीक है, इसलिए हम फिनिश वहां पे लगाते हैं। अब मैं फिनिश लगा दिया, अब मैं फिर रन करता हूं और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या अब ये चीज़ सही हो गई है कि नहीं सही है। ये हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है और फिर यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रन हुआ, मेन एक्टिविटी आए, फिर हम बैक प्रेस करते हैं, फिर देखिए वो स्प्लैश स्क्रीन आपकी हट गई। तो आई होप कि आपका फिनिश का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अभी आप बताओ कि फिनिश का कॉन्सेप्ट समझ, यार 3 ही 4 लोग हैं जो जवाब देते रहते हैं और बाकी लोगों को यार समझ में आता है कि नहीं आता है, आप बता दिया करो। ओके, ओके, तो थोड़ा डाउट्स है, प्रॉब्लम्स हो तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उस बीच बीच में देखता रहता हूँ और मैं उसका जवाब दे दिया करूँगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। तो हमारा अब स्प्लैश स्क्रीन का काम हो चुका है एंड, तो अब हमें समझ में आ गया कि स्प्लैश स्क्रीन हमने कैसे सेट किया, ठीक। तो अब हमारा काम क्या है इस एप्लीकेशन में, हमने एप्लीकेशन ओपन किया, फिर इसके बाद हमारा आ गया मेन एक्टिविटी। अभी मेन एक्टिविटी का काम बाद में देखेंगे कि इस पर क्लिक करने पर क्या आ रहा है, नेविगेशन ड्रायर आ रहा है, इसे नेविगेशन ड्रायर बोलते हैं, जब उस पर क्लिक करने पर जो आता है। यहाँ पे कुछ मेनूज दिए हुए हैं, इसे कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे जो मैंने इमेजेस सेट की है वो इमेजेस कैसे आया है, तो अब इसे सीख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले डिजाइनिंग पार्ट के लिए लेआउट में मैं आया और राइट क्लिक मैंने किया और न्यू पर गया, लेआउट, ठीक, आया था यहाँ पे।
और यहाँ पे मैंने डिजाइन किया था, ये जो आपको दिख रहा है ना नेविगेशन हेडर, ये जो नेविगेशन हेडर, तो मैंने वहाँ पे नेविगेशन हेडर उसका नाम दे दिया था। तो जैसे कुछ बनने के बाद ये आया था। तो मैं स्प्लिट में आता हूँ, तो नेविगेशन हेडर में आपको क्या करना रहता है, बाय डिफॉल्ट आपको कंस्टेंट लेआउट दिया होता है, ठीक। और यहाँ पे मैंने हाइट उसकी 150 dp सेट की थी, कि जो ऊपर दिखे 150 dp दिखे, ठीक। और मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर दिया था, जो मैंने इमेज यूज किया था यहाँ पे ड्रॉएबल में, ये ड्रॉएबल, ये नैव हेड, ये मैंने इमेज यूज किया था, जो कि मैंने अभी बताया कि डिजाइनिंग टूल से मैं बनाया था, ठीक। तो नैव हेड मैंने यहाँ पे इसे बैकग्राउंड एज दे दिया, ये आपका यहाँ पे होगा। इसका डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नेविगेशन ड्रायर, इसका इमेज ऐसे आया, ठीक। अब ये जो मेनू है ये कैसे आए, तो मेनू के लिए ये एक मेनू जो सेक्शन होता है, इसके अंदर फिर राइट क्लिक करके ये न्यू पे जाके मेनू रिसोर्स फाइल बनानी होती है, और मैंने इसको नाम दिया था नया मेनू दिया था। फिर इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे मेनू दिया, ठीक। यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, शेप्स के आते हैं, रेक्टेंगल रिप शेप्स के आते हैं, और भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं वहाँ पे। तो मेनू के अंदर आइटम हमें से आइटम शो करानी है, तो आइटम किसे कहते हैं, ये जो ऐसे होम लिखा हुआ है, स्टोरी ऐप लिखा हुआ है, इसे आइटम ही कहते हैं, ठीक। तो मुझे आइटम क्या दिखानी है, होम। तो यहाँ पे देखिए टाइटल मैंने सेट किया है, टाइटल क्या लिखा हुआ है, होम, ठीक। तो होम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, देखना कि आप सब अभी बढ़ेगा, कंट्रोल डी किया मैंने, ये देखो फिर एक बढ़ गया यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही अगर आप मल्टीपल ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आईडी दिया हुआ है, क्योंकि हमें बाद में इसे ऑन क्लिक लिसनर लगाना है, इसे हमें यूज करना है बाद में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी आईडी होम नाम से सेट की है, ठीक। और जैसे यहाँ पे और भी हमने सेट किया है, स्टोरी टाइटल, स्टोरी ऐप, ठीक, टाइटल सेट किया था। फिर रैंडम स्टोरी, स्टोरीज एंड कैटेगरीज, यहाँ पे देखो आपको दिख रही होगी रैंडम स्टोरीज, स्टोरीज, कैटेगरी, तो यहाँ से मैंने उसे सेट कर लिया है। आई होप कि ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होंगी, ठीक। तो ये दो ऑप्शंस हो गए। अब इसे मेन एक्टिविटी में कैसे इंटीग्रेट किया गया है, तो अब हम क्या करते हैं, एक्टिविटी मेन पे चलते हैं। ये जो हमारी ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी मेन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, इसे ड्रॉयर लेआउट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब ड्रॉयर लेआउट में क्यों किया, क्योंकि ये नेविगेशन ड्रॉयर होता है, तो हमेशा उसे नेविगेशन ड्रॉयर के अंदर ही लेते हैं, ठीक। देन इसके बाद मैंने इंक्लूड किया। इंक्लूड से क्या होता है कि जो भी हम लोग एक्सएमएल फाइल डिजाइन किए होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, उसे हमें किसी एक्टिविटी के अंदर इनहेरिट करना होता है या उसे लाना होता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट मेन का यूज किया, ठीक। कंटेंट मेन क्या है, तो कंटेंट मेन जो है ये है कंटेंट मेन आपका। तो कंटेंट मेन पे क्या हुआ चीज़ है, तो कंटेंट मेन में हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू एक ऐड किया है। ये जो है यहाँ पे मैंने एक रिसाइकलर व्यू देखो ऐड किया है, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू एक ऐड किया है। और रिसाइकलर व्यू ऐड करने पर हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे देखो एक डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक ऐड होती है, इसे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। इसकी लाइब्रेरी ये देखिए मटेरियल डिजाइन के अंदर जो होता है ना, ये इसकी डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देन इसके बाद यहाँ पे आते हैं कंटेंट मेन में, ठीक। तो ये रिसाइकलर भी हमने यहाँ पे ऐड किया, ये आपका रिसाइकलर भी हो गया। और एक टूल बार हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। टूल बार क्यों लिया है, क्योंकि टूल बार पे हमको ये शो होगा, ये एप्लीकेशन कहाँ गया, ये जो 3 डॉट आपको दिख, मतलब 3 लाइन दिख रही है ना, जो आपको इस पर क्लिक करने पे जो ओपन हो रहा है, ये टूल बार ही है, ठीक। तो टूल बार हमने एक लिया। एक टेक्स्ट व्यू लिया। टेक्स्ट व्यू क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चीजें शो करनी थी, स्टोरी ऐप यहाँ पे लिखना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिया, ठीक। तो ये पार्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। देन अब इसके बाद हम कंटेंट मेन हो गया, तो इस कंटेंट मेन को हमने एक्टिविटी मेन में इंक्लूड कर लिया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, अभी देखो आप क्या होता है यहाँ पे, ये हमारी एक्टिविटी मेन डॉट एक्टिविटी थी, वो हमारी अभी क्लियर है। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आपका इंक्लूड कर लिया, वहाँ पे आपको पूरा डिजाइन नहीं करना पड़ रहा है इसमें, ठीक। ये आपका नेविगेशन ड्रायर हो गया, जो कि अभी लेफ्ट साइड में छुपा हुआ है, ठीक। तो अभी आपको दिख रहा होगा कुछ, मैंने उसे डिलीट किया है, तो आपका लेफ्ट साइड से ये राइट साइड में आया है, और ये सभी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया था, ये नेविगेशन हेडर और नेविगेशन मेनू के अंदर जो हमें डिजाइन किया था, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो हमें लेफ्ट साइड में रखना है,
तो इसीलिए हम इसकी लेआउट की जो ग्रेविटी है उसे स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार्ट सेट किया है, तो यहाँ से ये ड्रैग करके राइट साइड में आता है। ठीक, आई होप कि ये चीज़ अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस था, तो यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है कि अब हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी चीज़ें आ रही हैं ये हमारी डिजाइनिंग का प्रोसेस हो गया। अब डिज़ाइन तो हम लोग कर लिए हैं, ठीक। अब डिजाइनिंग करने के बाद अब इसे कनेक्ट भी करना होता है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए आपका थोड़ा सा सेपरेट सा कोड लिखा हुआ है, यहाँ तक कोड है जो हम लोगों ने उसे एक्टिवेट करने जो उसे उस पर क्लिक करने पर जो आ रहा है उसे करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक। तो जो हमने बताया था कोई ड्रायर लेआउट होता है, टूल बार होता है। अभी देखो कोड आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि अभी हो सकता है आपने कोडिंग लैंग्वेज नहीं सीखी होगी, तो इसलिए आपको नहीं अभी चीज़ समझ में आ रही होंगे, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। तो जैसे वेल हमने बताया था, कोटलिन में वेल समझ में आ रहा होगा, टोगल बनाया वेरिएबल वो समझ में आ रहा होगा। फिर एक्शन बार, जैसे मैंने एक्शन बार क्या बताया कि ये जो हम लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं ना, ये जो आपका टूल बार है ये एक्शन बार है, ठीक है। वो आपको समझ में आ रहा होगा। दिस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस एक्टिविटी पर लगा रहे हैं, जिस एक्टिविटी पे कोड करते हैं वहां पे दिस लगाते हैं। ड्रायर लेआउट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो हम लोग इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो ये जो आ रहा है ना वो ड्रायर लेआउट ही है, ठीक है। ये जो आ रहा है इस साइड से, इसे ड्रायर लेआउट वहां पे किए हैं। तो अब हम इस कोड को समझते हैं। वेल हमने लगाया, टोगल नाम का वेरिएबल बनाया, एक्शन बार और ड्रायर टोगल मैंने किया, जो थ्री लाइंस हैं, ठीक है, इस एक्टिविटी पर किया मैंने। फिर मैंने लिखा कि ड्रायर लेआउट टूल बार ओपन एंड क्लोज, कि अगर कोई उस पर क्लिक करे तो वो ओपन हो जाए, वो ड्रायर लेआउट आपका ओपन हो जाए, ठीक। और ये मैंने इसको इनेबल कर दिया कि राइट साइड में जब क्लिक कर रहे हैं तो नेविगेशन ड्रायर आपका हाइड हो जा रहा है, ठीक है। और सिंक स्टेट, इसलिए सिंक स्टेट कर दिया क्योंकि हमेशा सिंक होता रहे कि हाँ बंदा अगर इस पर क्लिक कर रहा है तो आपका नेविगेशन ड्रायर आ गया, और फिर राइट साइड में जब क्लिक करे तो आपका हट जाता है, ठीक। तो हमेशा स्टेट को सिंक करता रहता है, ठीक। नेविगेशन व्यू जो कि नेविगेशन ड्रायर कहते हैं उसे, सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्ट लिसनर डॉट दिस इसलिए लगाएं क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखो होम पे क्लिक किया, होम पे आ गए, रैंडम स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो रैंडम स्टोरी पार्ट पे चले जाएंगे। तो ये सभी चीज़ जो करते हैं हम लोग, ये सेलेक्ट लिसनर से होता है, उस आइटम पर क्लिक लिसनर लगाते हैं इसलिए वहां पे होता है। अब जो मैं बताया कि ये जो इमेजेस हैं ये सब कैसे यूज हो रही हैं, तो आपकी अब मैं लाइब्रेरी का बताता हूँ कि पिकासो लाइब्रेरी क्या होती है, उसका मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो पिकासो एक तरह की थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि जो डेवलपर्स होते हैं वही क्रिएट करते हैं। ग्लाइडो लाइब्रेरी होती है, पिकासो लाइब्रेरी होती है, ऐसे ही बारका टेक की कुछ लाइब्रेरीज होती है, ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो अगर आप ऐप डेवलपमेंट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वो लाइब्रेरी को कैसे यूज करते हैं, तो उस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और सिंपली आप यहाँ पे टाइप करिएगा पिकासो, पिकासो लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड। मैंने पिकासो लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड किया, यहाँ पे एक लिंक आया, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो वो आ गया। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना होता है इसे, और इसे कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सिंपली मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद, बिल्ड और ग्रेडल में आने के बाद ये डिपेंडेंसी में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पेस्ट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे पिकासो का पेस्ट हुआ है पहले से, ये देखो इसकी लाइब्रेरी यहाँ पे पेस्ट हुई है, ठीक। तो यहाँ पे पहले यूज करने के बाद फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। और इसमें देखो हेल्प के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि मैवन रिपोजिटरी में कैसे इसे करते हैं, इसके कोड्स अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे इसे लाइब्रेरी को बनाया गया है, तो बहुत सारी चीज़ के कोड इसमें दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अभी उतने अंदर नहीं जाते हम लोग का बस मेन चीज़ है पिकासो को लाइब्रेरी को यूज करना, तो उसे करते हैं। तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया उसकी लाइब्रेरी को। फिर अब हमें क्या करना है कि अब इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हमें कुछ इमेजेस यूआरएल की जरूरत पड़ेगी। जो इमेजेस होते हैं इसका काम क्या होता है, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है, जो पिकासो लाइब्रेरी होती है उसका यूज क्या होता है, डाउनलोड कहाँ गया, ये देखो ए पावरफुल इमेज डाउनलोडिंग एंड कैचिंग लाइब्रेरी फॉर एंड्रॉयड, ठीक है। तो जो भी इमेजेस वगैरह हम लोग इंटरनेट से यूज करते हैं या फेच करते हैं, उन्हें यूज करने के लिए हम लोग पिकासो की मदद से कर सकते हैं। तो कैसे यूज करते हैं उसे देखते हैं एक बार। तो जो भी मैंने इमेजेस हमें यूज करने हैं तो हम उसे क्या करते हैं, वैल्यूज के अंदर यहाँ पे 3 सेक्शन बनाया है। स्टोरी इमेजेस का एक सेक्शन बनाया है, तो स्टोरी इमेज में मैंने कुछ स्ट्रिंग एरे लिया है, तो स्ट्रिंग एरे मैंने कुछ यूआरएल यहाँ पे देखो पास किया है।
अभी यूआरएल कहाँ से आते हैं इसका मैं बता देता हूँ। सिंपली आपको जाना है गूगल पे, मैंने मेरे ब्राउजर ओपन किया है, ये लोरेम पिक्सम होता है, लोरेम पिक्सम पे आना है। सिंपली लोरेम पिक्सम आपको इस वेबसाइट पे जाना है, मैं इसका लिंक चैट सेक्शन में दे देता हूँ। कंट्रोल है, ये आपका लिंक है, यहाँ से आप जो भी इमेजेस अगर यूज़ करना चाहते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ठीक है, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो कैसे हम कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे आएंगे इस पर, ठीक है, और फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कॉपी इमेज एड्रेस दिया हुआ है, कॉपी इमेज एड्रेस सिंपली क्लिक करेंगे और देन इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे और यहाँ पे कोई और भी एरे अगर आपको ऐड करना है तो उसे ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं देखो जो भी लाइब्रेरी मैंने किया ना, जो कंट्रोल भी किया, ये जो आपका यूआरएल दिख रहा है सेम ऐसा ही दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो वहाँ से हम इस यूआरएल को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आइटम में शो करा सकते हैं, ठीक। देन यहाँ पे जो कंटेंट हमें शो करानी है, स्टोरी कंटेंट, यहाँ पे सभी चीज़ें पहले से स्ट्रिंग एरे फॉर्मेट में लिखी हुई हैं, ठीक, जो कि रिसाइकलर व्यू में हमें शो करानी है। और कुछ स्टोरी के टाइटल्स हैं जो कि कजिन, और जो मैं टाइटल दिखाता हूँ, ये जो देखो द स्टोरी ऑफ एन आवर, द टेल ऑफ पीटर, ऐसे कजिन, जो भी चीज़ें दी हुई हैं स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी का जो भी टाइटल्स है हम यहाँ पे टाइप किए हुए हैं पहले से स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक। और देन यहाँ पे मैंने जो ओपन एंड क्लोज जो पास किया था वहाँ पे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखो ओपन एंड क्लोज जो पास हुआ था यहाँ पे ना, ये देखो ये वहीं से पास हुआ है, यहीं से, यहाँ पे दो चीज़ें वो दी हुई हैं। देन ये हो गया, कलर्स आपका हो गया, ठीक। तो ये पिकासो वाला पार्ट थोड़ा सा कवर हुआ होगा आपके लिए कि हाँ यार ऐसे यूआरएल को कॉपी करते हैं, ऐसे पेस्ट करते हैं, स्ट्रिंग रिसोर्सेज बनाते हैं। तब इसका कोडिंग पार्ट पे आते हैं, तो मेन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे पिकासो लाइब्रेरी का जो भी यूआरएल वगैरह हम लोग यूज किए हैं, तो देखो यहाँ पे उसका हम लोग इंटेंट के थ्रू पास किए हैं डेटा। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, आइटम एडाप्टर से आएगा आपका। और जैसा कि मैंने बताया था कि रिसाइकलर व्यू जब यूज करते हैं तो एडाप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एडाप्टर अब आ गया, अब एडाप्टर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है। तो ये मैंने सिंपली एक क्लास बनाया था, कोटलिन का क्लास बनता है, कोटलिन रिसाइकलर व्यू में चीजें शो कराने के लिए, ठीक। और ये तो आपकी एक्टिविटी है, स्प्लैश एक्टिविटी है, और जो मैन एक्टिविटी है मैंने बताया जहाँ पे सभी रिसाइकलर व्यू की लिस्ट दिख रही है वो मैन एक्टिविटी है। और डिटेल्स एक्टिविटी आपकी कहा क्या है कि जब पर्टिकुलर लिस्ट पे जब क्लिक कर रहे हैं तो जो स्टोरी दिखने के लिए मिल रही है हमको, वो आपकी डिटेल्स एक्टिविटी है, यही आपकी डिटेल्स एक्टिविटी है, यही आपकी डिटेल्स एक्टिविटी है। तो आइटम अडाप्टर के अंदर आते हैं, मेन कोड यही है। तो यहाँ आइटम अडाप्टर के अंदर सबसे पहले क्या मैंने यहाँ पे पास किया है, स्टोरी टाइटल जो कि एरे स्ट्रिंग लेगा, स्टोरी कंटेंट और जो कि एरे स्ट्रिंग लेगा, और स्टोरी इमेजेस जो कि एरे स्ट्रिंग लेगा। यहाँ पे फाइंड व्यू आईडी कर लिए हैं, जो कि पहले की जो इवेंट हमने कराए तो उसमें सभी चीज़ें कवर की जा चुकी हैं, ये चीज़ें फिर नहीं बताई जा सकती बार बार, ठीक। तो ये सभी चीज़ें फाइंड व्यू आईडी मैंने कर लिया, जिनकी भी आईडी मैंने वहाँ पे सेट किया था, ओके। और देन इसके बाद ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का कॉन्सेप्ट भी मैंने अभी समझाया कि कैसे ये वर्क करता है, क्या काम होता है। लेआउट इन्फ्लेटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेआउट इन्फ्लेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी एक्सएमएल की चीज़ें होती हैं, जो भी हम लोग अभी डिजाइनिंग किए वो क्या किए, एक्सएमएल में किए थे। तो एक्सएमएल की जो भी चीज़ें होती है जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करनी होती हैं। आप लोग समझ रहे हो कि जावा की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट लेवल पे काम करती हैं। तो वो चीज़ें जो एक्सएमएल की चीज़ें होती हैं उसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक। तो लेआउट इन्फ्लेटर का यूज करते हैं। और व्यू होल्डर का मैंने बताया था कि होल्ड करे रहता है सभी ऑब्जेक्ट्स को रिसाइकल व्यू पे शो कराने के लिए, ठीक। ऑन बाइंड व्यू होल्डर का भी मैं कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताया था, ठीक। जैसे कि ये पोजीशंस वगैरह पे वर्क करता है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। मैं देखो लाइटली इसलिए ले जा रहा हूँ कि अभी मैं कोड को अगर समझा भी दूँ तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, सभी चीज़ें। तो इसलिए आप लोग क्या करिएगा, अभी आपको कोटिंग लैंग्वेज भी पढ़नी है, क्योंकि 4-5 दिन से अभी जो इवेंट चल रहा है इतने दिन में आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, इस प्रोजेक्ट का कोड आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा गिटहब पे, वहाँ से इंपोर्ट करके एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको जब मन करेगा तभी से आप यूज करिएगा। देन ये कोड आपको ऑटोमेटिक सभी चीज़ समझ में आने लगेंगी। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, होल्डर जो है, होल्डर का मतलब क्या है, होल्डर जो होल्ड करके सभी ऑब्जेक्ट्स को रखता है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे होल्ड करके रखा था, तो इस पे क्लिक लिसनर लगाना है कि इस पर अगर कोई होल्डर पे क्लिक करता है कोई यूजर तो नेक्स्ट एक्टिविटी पर जाए, तो यही देखो यही हुआ है
कि सेट ऑन क्लिक लिसनर हमने लगाया, ठीक है, और इन कॉन्टेक्स्ट दिया कि दिस एक्टिविटी से, और डिटेल्स वाली एक्टिविटी पर जाना है कि यानी कि अगर कोई यूजर इस पे क्लिक कर रहा है तो इस एक्टिविटी पर आ जाए, तो इसलिए देखो डिटेल्स एक्टिविटी उसका नाम दिए थे, तो डिटेल्स एक्टिविटी पर चला जाए, ठीक। और जो ये इमेज है और ये जो टेक्स्ट है, तो क्या करे, ये जो पास करे, ये देखो जब इस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं ना इस इमेज पे, तो ये वाला इमेज यहाँ पे भी दिख रहा है। ये इमेज क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है कि हम लोगों ने इंटेंट के थ्रू ये जो डेटा है इस एक्टिविटी से अनदर एक्टिविटी पर पास कर रहे हैं। और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बर्थडे एप्लीकेशन में। जब हमने बर्थडे एप्लीकेशन बनाया था तो पहले पर हम लोग नाम एंटर करते थे और वो नाम हम लोग को सेकेंड एक्टिविटी पर दिखता था, तो वो इंटेंट के थ्रू कैसे किए थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सभी इवेंट आप लोग पार्टिसिपेट, मतलब सभी इवेंट में आप लोग प्रेजेंट रहिएगा, ताकि जो भी चीज़ आपको अच्छे समझ में आएंगी। हर इवेंट एक दूसरे से रिलेट करता है, सभी कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सभी चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ पे की डिसाइड हुआ है। अब इस की को कहाँ पे यूज किया गया है, देखो मेन एक्टिविटी में, ये 3 की है ना, आइटम एडाप्टर के थ्रू ही इन की को वहाँ पे शो किया गया है, ठीक। और ये गेट आइटम काउंट स्टोरी टाइटल्स, ये टाइटल्स को काउंट करता रहता है। यहाँ पे देखो हमने स्टोरी टाइटल्स जो है ना यहाँ पे सेट किया हुआ है, अगर इनकी नंबर्स ऑफ टाइटल्स अगर बढ़ा देते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और स्टोरी इमेजेस भी यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं और कंटेंट भी इंक्रीज कर देते हैं, तो ये लिस्ट जो होगी आपकी, ये वाली जो लिस्ट, ये आपकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, आपको कोडिंग करना ही नहीं पड़ेगा। यही होता है आपका रिसाइकलर व्यू का मेन एडवांटेज, कि यार एक बार कोडिंग कर दो बस, उसके बाद लिस्ट बढ़ाते जाओ, बढ़ता जाता है। वहीं लिस्ट व्यू रहता तो प्रॉपर यार एक एक के लिए कोड करो, हर सेक्शन जितने भी लिस्ट, आपको एक एक लिस्ट दिखती है, हर किसी के लिए लिखना पड़ता है, ठीक। अब आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, आइटम एडाप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बचे थे, मैं उसको क्लियर करता हूँ। मैनिफेस्ट वाला, अभी देखो मैनिफेस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको याद होगा कि मैंने बताया कॉपी किए, इसमें एप्लीकेशन में पेस्ट किए और इसे कॉल करा रहे हैं। तो अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर हम यूआरएल यूज कर रहे हैं तो उसे इंटरनेट परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो जो भी परमिशंस होती है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो हमें क्या मांगता है, लोकेशन की परमिशन मांगता है, स्टोरेज की परमिशन मांगता है, और तो हमें इस परमिशन ओके पे प्रेस करके देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो परमिशंस होती है यहीं पे सेट की जाती है, जो लोकेशंस की परमिशन होती है और जो भी स्टोरेज की परमिशन होती है, वो सभी परमिशन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के अंदर सेट की जाती है। तो इस एप्लीकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, लोकेशन का तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही स्टोरेज का है, तो यहाँ पे हमें इंटरनेट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है कि जो भी डेटा फेच होके आ रहा है इंटरनेट से, वो हमारा जो डेटा हो वो इंटरनेट से जो फेच होके आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे इंटरनेट की जरूरत है उस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूजर परमिशन में इंटरनेट कनेक्शन दे रखा है, ठीक। देन यहाँ पे मैंने बताया था कि एप्लीकेशन का लोगो, यहाँ पे देखो एंड्रॉयड आइकन करेंगे, एप्लीकेशन हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है ड्रॉएबल वाले में, तो यहाँ से आपका जो लोगो होगा एप्लीकेशन का वो यहाँ पे सेट हो जाता है। देखो ये जो लोगो दिख रहा है ना बुक वाला, ये आपको यहाँ से सेट हो जाता है। राउंड आइकन, और जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन देखते होंगे कि किसी का राउंड आइकन होता है, ठीक, किसी का रेक्टेंगल में होता है, जैसे ये देखो रेक्टेंगल में है, ये राउंड में है, तो ये सब चीज़ें सेट करने के लिए यहाँ पे राउंड आइकन में भी मैं और जो हम लोग का एप्लीकेशन का लोगो है उसे सेट कर देते हैं, ठीक। अब ये इंटेंट फिल्टर का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है। ये इंटेंट फिल्टर को मैं कट करता हूँ, कट हो गया। जो इंटेंट फिल्टर होता है उसी एक्टिविटी के अंदर आता है जो एक्टिविटी सबसे पहले ओपन होनी चाहिए। तो हमारी जो एप्लीकेशन है, जो स्टोरी एप्लीकेशन, ये क्यों, कौन सी एक्टिविटी पहले ओपन हो रही है, स्प्लैश स्क्रीन पहले सबसे पहले ओपन हो रही है, फिर उसके बाद मेन एक्टिविटी आ रही है। तो जो इंटेंट फिल्टर होता है वो उसी के अंदर होता है कि जो एक्टिविटी सबसे पहले ओपन होनी है जब कोई भी यूजर सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करे, ठीक है। तो इसीलिए स्प्लैश एक्टिविटी के अंदर ही उसे पेस्ट किए हैं। ये देखो ये डिटेल्स एक्टिविटी का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेन एक्टिविटी दिया हुआ है। तो हमें स्प्लैश स्क्रीन के अंदर ही इंटेंट फिल्टर डालना है कि हमारी जब एप्लीकेशन जब पहली बार ओपन हो तो वहाँ पे सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन ही आए, फिर उसके बाद बाकी जो भी बचे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आए, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से डिसाइड करने के लिए करते हैं। और बाकी हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट क्या था, मल्टीपल एक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको समझ में चीज़ें आ गई, ठीक। और पिकासो लाइब्रेरी की चीज़ें भी आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, रिसाइकल व्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक। अभी बचा कॉन्सेप्ट क्या है कि गिटहब से किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे एक बिल्ड एपीके करते हैं। ये बताओ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई एक लड़का पूछा था
कि यूएसबी के थ्रू कैसे डिबगिंग करते हैं? क्या यहाँ पर है वो? अगर है तो मैं वो चीज़ें बता देता हूँ, नहीं तो फिर अच्छा ऋषभ झा, ठीक है ऋषभ, देखिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे लैपटॉप से कनेक्ट हूँ, तो फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद स्क्रीन शेयर होगी। तो मैं चीज़ें बता देता हूँ कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हमें डेवलपर मोड ऑन करना होता है, अबाउट फ़ोन में जाते हैं, ठीक है? बिल्ड वाले सेक्शन 2-3 बार क्लिक करते हैं, डेवलपर मोड ऑन हो जाता है। फिर फ़ोन में आते हैं, सेटिंग में एडिशनल सेटिंग, ठीक? डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं, वहाँ से डिबगिंग का फीचर ऑन करते हैं। इसकी यूट्यूब पे वीडियो बहुत ही मिल जाएगी, सिंपली आप टाइप करिएगा वहाँ पे कि यूएसबी डिबगिंग, ठीक है? इन एंड्रॉयड स्टूडियो, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी वहाँ पे, आप वहाँ पे देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही जब हम यूएसबी से कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एक फिजिकल डिवाइस आ जाती है, यहीं पर आपकी उस फिजिकल डिवाइस का नाम आ जाएगा और यहीं पे क्लिक करके, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उस पे रन हो जाता है। और जैसा कि तुम वहाँ पे एक चीज़ और शायद बोले थे कि एप्लीकेशन को सेंड करने के लिए करते हैं। नहीं, सेंड करने के लिए नहीं फ़ोन में करते हैं यूएसबी का डिबगिंग। बस एप्लीकेशन को चेक करने के लिए करते हैं। वो एप्लीकेशन हमें बहुत दिन तक फ़ोन में रखनी भी नहीं चाहिए। हो सकता है कोई बग्स वगैरह हो तो हमारे फ़ोन पे अफ़ेक्ट करता है वो सब चीज़ें। जो प्योर एप्लीकेशन होती है ना, वो एप्लीकेशन हम हमेशा रिलीज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे जनरेट साइंड बंडल हम हमेशा करते हैं। जनरेट साइंड बंडल पे जब जाओगे, तो ये देखो 2 ऑप्शंस देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो ये जो पहला ऑप्शन होता है, ये एपीके ये एबी का कॉन्स देखो, अभी तुमको सुने होगे, अगर तुम लोग अगर एंड्रॉयड में आर्टिकल पढ़ते होगे, तो सुने होगे कि अब एपीके को प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं किया जा रहा है, डॉट एपीके फाइल को। अब पब्लिश किया जा रहा है कि डॉट एएबी फाइल को पब्लिश किया जा रहा है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग कल बताएँगे कि एबी क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, कितना इसके क्या-क्या एडवांटेज हैं कि अब एपीके को नहीं पब्लिश किया जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका जो जो भी इसकी डिटेलिंग है एबी फाइल की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम लोग कल कवर करेंगे कि एबी फाइल कैसे वर्क करती है। तो रिलीज़ करते हैं, यहाँ से जो भी आपको करना हो, तो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको पासवर्ड वगैरह सेट करने होते हैं, ठीक है? डिटेल्स वगैरह सेट करनी होती है। 2 सिग्नेचर वहाँ पे होते हैं। देन उन सिग्नेचर्स के बाद आपकी जो एप्लीकेशन रिलीज़ होती है, वो एप्लीकेशन आपकी प्योर होती है। वो एप्लीकेशन आप अपने फ्रेंड के साथ या जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे डालना चाहते हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? तो यूएसबी डिबगिंग की आप एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक? तो देन यहाँ पे अब हमें क्या सीखना था बिल्ड एपीके। एक तो हो गया हम यहाँ से एमुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लैपटॉप में एमुलेटर वर्क ना करता हो, तो वो लोग क्या कर सकते हैं यूएसबी के थ्रू कर सकते हैं, जैसे ऋषभ ने बात किया था कि यूएसबी के थ्रू भी डिबगिंग कर सकते हैं। देन ये 2 ऑप्शन हो गए। हो सकता हो यार किसी के अंदर ड्राइवर ना पड़ा हो, एक इंटेल की ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अगर वो ना पड़ा हो सकता है वो यूएसबी डिबगिंग ना काम कर रहा हो, तो वो क्या करेगा, कैसे टेस्ट करेगा? तो क्या करेगा, बिल्ड ऐप में जाएगा, बिल्ड एपीके पर जाएगा, सिंपली बिल्ड एपीके पर क्लिक करेगा, थोड़ा-सा टाइम लेगा, वो आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो जाता है और देन यहाँ पे अभी लोकेट का ऑप्शन आएगा। अभी ग्रेडर बिल्ड हो रहा है, हो जाने देते हैं। तो जब वहाँ पे आएगा लोकेट का ऑप्शन, तो सिंपली वहाँ पे क्लिक करके आप सेंड अपने फ़ोन में उसे इंस्टॉल करके फिर चेक कर सकते हैं। ये थर्ड ऑप्शन है, ये सबसे वर्स्ट केस होता है कि यार अगर इम्यूलेटर नहीं चल रहा है, अगर यूएसबी डिबगिंग नहीं चल रही है, तो कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए डिबगिंग करने के लिए। ये एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम लोग डिबगिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक, तो अब सबसे लास्ट पार्ट क्या बचा है? अभी ये बताओ यहाँ पे कितने लोग फर्स्ट ईयर के हैं, कितने लोग सेकंड ईयर के हैं? चैट सेक्शन में बताओ। ओके, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि अभी मैं आपको जो मिनी प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे आपको सेकेंड ईयर वालों, तो उनके लिए मैं यह काफ़ी एडवांटेज है ये जो आपने आज जो सेशन अटेंड किया है, कि आपकी काफ़ी अगर हो सकता हो आपने बना दिया हो तो वेल एंड गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही एप्लीकेशन दो, ठीक है? तो आप अपने से बनाए तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद एप्लीकेशन बनाया और अपने कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मैं उनके लिए थोड़ी-सी एडवांटेज ये है कि आप इस एप्लीकेशन में थोड़े बहुत चेंजेस करके, क्या चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करनी है वो करके, आप उसे सबमिट कर सकते हैं। तो अभी गिटहब वाले में जब मैं बताऊँगा, तो वो चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएँगी।
तो ग्रेडल बिल्ड देखते हैं, हो गया। हाँ देखो ये बिल्ड एपीके हो गया, तो यहाँ पे लोकेट कर दिया, और जैसे ही लोकेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रिडायरेक्ट कर देगा कि कहाँ पर आपकी एप्लीकेशन डिबग होके गई है। ये देखो ये एपीके फॉर्मेट ये आपका है। यहाँ सिंपली कॉपी करिएगा, कॉपी करने के बाद क्या करिएगा कि हम लोग के फोन में क्या है ना कि हम लोग व्हाट्सअप वेब ओपन कर लेते हैं, व्हाट्सअप वेब ओपन कर लीजिएगा, स्कैन करके लैपटॉप में व्हाट्सअप को ओपन कर लीजिएगा, फिर वहाँ पे खुद वाले ही नंबर पे अपना यहाँ पे एपीके सेंड करके फिर फोन में इंस्टॉल करके चेक करिएगा। ठीक है, ये एक चीज वहां से कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम तो भी अब डेस्कटॉप में और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। टेलीग्राम एक अकाउंट लैपटॉप में ओपन कर लीजिए, एक अकाउंट अपना फोन में ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने लैपटॉप से सेंड कर लिया करिए फोन में फिर इंस्टॉल करके वहां से चेक कर लिया करिए। भैया इससे शेयर एपीके फाइल टू एनीवन शो एरर। देखो एरर इसलिए शो कर रहा होगा ना कि आप पहले ये बताओ कि जो एपीके आप सेंड कर रहे हैं, जो यूएसबी डिबगिंग के थ्रू जो एपीके आपके फोन में होता है वो सेंड करते हैं। सत्यम, आप डिबगिंग का बताइए, यूएसबी डिबगिंग के थ्रू करते हैं। तो एक चीज और क्लियर कर दे, जो आप यूएसबी केबल के थ्रू जो आप डिबगिंग करते हैं, तो वो एपीके अगर आप किसी फ्रेंड को सेंड करेंगे तो वो एपीके नहीं चलता है, वो पर्टिकुलर आपके फोन के लिए रहता है। ठीक है, ये काफी मेजर थोड़ा टास्क होता है। ठीक है, ये पॉइंट होती है, तो वो एप्लीकेशन आप ना शेयर करिए। तो ये जो मैंने अभी बताया कि आप यहाँ पे जाइए, बिल्ड करिए, और बिल्ड एपीके पर जाके ये बिल्ड एपीके करके लोकेट करके ये जो एप्लीकेशन आती है इसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, तो आपकी 100% वो एप्लीकेशन आपके फ्रेंड में रन करेगी। फिर भी नहीं रन करती है तो रिलीज करिए, नहीं रन तो कर जाएगी, 99% का है कि रन कर जाएगी, और नहीं करता है रिलीज करिए तो आपकी 100% एप्लीकेशन रन करेगी। अगर फिर नहीं रन करता है तो प्रॉब्लम्स वो आएगी कि आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, जो आपने एपीआई लेवल सेट करते हैं स्टार्टिंग में 2119, हो सकता है जो उसका एप्लीकेशन का वर्जन हो वो बहुत ही लो हो। ठीक है, किटकैट वगैरह से नीचे भी यूज करता हो, तो हो सकता हो उसकी वर्जन वो हो तब ना उसके फोन में रन करे, नहीं तो उसकी में एप्लीकेशन 100% रन करेगी। आई होप कि सत्यम आपको समझ में आया होगा कि अब आप एप्लीकेशन जो शेयर करेंगे वो बिल्ड करके सेंड करेंगे, ना कि जो डिबगिंग के टाइम आपके फोन में था। ओके, तो अभी हमारा लास्ट का क्या बचा हुआ है, गिटहब का। तो अभी बताओ गिटहब कितने लोगों को यहाँ पे आती है पहले से, गिटहब का नॉलेज है या गिटहब का नाम भी सुने हैं? ओके गुड, शुभम, उदयभान, सत्यम, निखिलेश, विशेष, अच्छा ऋषभ, ओके ओके। तो गिटहब, गिटहब के बारे में आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जानना भी चाहिए एज एक डेवलपर, एक स्टूडेंट को जो कंप्यूटर साइंस में स्टडी कर रहा है। तो बेसिकली ये ओपन सोर्स होता है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने कोड्स को फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, या बहुत सारी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क को अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बहुत वर्ल्ड में किसी दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने से किसी भी पर्टिकुलर इंसान से, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं गिटहब की मदद से। जो मैंने अभी प्रोजेक्ट ये जो बनाया है ना, इसे मैं भी गिटहब पे डाला हूँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि गिटहब से कैसे उस कोड को कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में इंपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ें बताऊंगा। तो ये चीज़ें सेकेंड ईयर वाले जो आप लोग हैं तो वो थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा कि कैसे गिटहब से प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आप अपने घर पे हैं, ठीक, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, फिर क्या होता है कि आप अपने दोस्त को सेंड करना चाहते हैं कि यार मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, तुम एक काम करो देख लो उसे। हो सकता है आप टीम में काम कर रहे हो, 2-3 लोग टीम में हो, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर उसे सेंड करना है आपके दोस्त के पास तो कैसे सेंड करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर देंगे, गिटहब पे एक रिपोजिटरी बना देंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आप उसका सिंपल सा लिंक सेंड कर देंगे अपने फ्रेंड को, फिर वो क्या करेगा लिंक के थ्रू इंपोर्ट कर लेगा आपके प्रोजेक्ट को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, फिर वहां से चेक कर लेगा, फिर उसे कुछ चेंजेस करने रहेंगे, चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट सेंड कर देगा उस रिपोजिटरी पे, फिर आप उसे देखेंगे और फिर आप उसे मर्ज कर लेंगे। तो काफी चीजें होती हैं गिटहब की मदद से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। और हमने जीडीएससी में कराया था, इसका ऑफलाइन इवेंट हुआ था,
हैक्टोबर फेस्ट की मदद, हैक्टोबर फेस्ट के नाम से, जो कि 3 घंटे का चला था। उसमें ये सभी चीज़ें कवर की गई थी। शायद आप में से कोई लोग अटेंड किए हों तो उनको आइडिया होगा। तो यहाँ पे अब जान लेते हैं कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपली चलता हूँ मैं अपने गिटहब अकाउंट पर। तो गिटहब स्लैश, मैं यहाँ पर अपने अकाउंट पे चलता हूँ। ओ सॉरी, तो किसी और का ओपन हो गया। सेवन एट एट वन है। ये देखो, मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी में मैं आता हूँ और यहाँ पर देखो स्टोरी ऐप मिनी प्रोजेक्ट, स्पेलिंग थोड़ी फॉल्ट हो गई है, ठीक है, ई नहीं मैंने यहाँ पे लगाया है। तो स्टोरी ऐप मिनी प्रोजेक्ट के नाम से मैंने किया है ना यहाँ पे। तो उसे कैसे अब हमें इंपोर्ट करना है। शायद स्क्रीन सबको विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही, पहले ये बता दो। जो मैंने अभी गिटहब का शो किया था वो विजिबल है? ओके। तो अब हम चलते हैं गिटहब पे, और यहाँ पे गिटहब पे हम आ गए। और जैसा कि मैंने रिपोजिटरी पे क्लिक किया था, फिर यहाँ पर आपको स्टोरी या मिनी प्रोजेक्ट, गिटहब कोई भी प्रोजेक्ट हो, A to Z कोई भी हो, सिंपली आपको उस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये देखो आप यहाँ पे आ गए। इस पर आने के बाद ये जो ऊपर URL दिख रहा है आपको, URL, सिंपल इस URL को कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C करना है। ये आपका URL हो गया कॉपी। और एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप इसे स्टोरेज, एंड्रॉयड स्टूडियो में नहीं, हो सकता हो आप वैसे ही किसी डेस्कटॉप पे आप कॉपी करना चाहते हैं, ये देखो यहाँ पे भी लिंक दिया होता है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और गिटहब में गिट बैश का नाम आप लोग सुने होंगे, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते लिंक के थ्रू, तो डाउनलोड जिप पे जब क्लिक करेंगे तो इसका कोड जो होगा आपका जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ना जिप में करना है ना कुछ करना है, हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में डायरेक्ट इंपोर्ट करना है। तो सिंपली यूआरएल को कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी, आएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में, अपने प्रोजेक्ट को क्लोज प्रोजेक्ट करते हैं और टर्मिनेट करते हैं। ये हम लोग का प्रोजेक्ट क्लोज हो चुका है, ठीक। और यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ओपन है, गेट फ्रॉम VCS। VCS का फुल फॉर्म होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। VCS पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यूआरएल इंटर करने के लिए कह रहा है, ठीक। तो यूआरएल इंटर करो, कंट्रोल V। जैसे ही क्लोन पे क्लिक करोगे, अगर मैं क्लोन पे क्लिक करता हूं तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा। क्लोन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ये देखो आपका क्लोनिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इस पर आपको कर देना है, ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए आपका क्लोनिंग स्टार्ट हो चुका है। मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखिएगा आप लोग, एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो आपके पास। ये देखो प्रोसेस हो रहा है, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि मुझे इंपोर्ट करना नहीं है, मैंने आपको बस एक तरीका बताया। जब इंपोर्ट कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था ना, ये पहला वाला, सेम ऐसे ही सभी ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे ही सभी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। इंपोर्ट करते हैं ऐसे ही प्रोजेक्ट को, और गिटहब पे अपलोड करना है तो क्या करना रहता है, सिंपली आपको यहीं पर था, टूल्स के अंदर जाते हैं, और टूल्स के अंदर गिट, एक मिनट, ये देखो, सॉरी, गिट के अंदर आते हैं और ये गिटहब का ऑप्शन है, देखो शेयर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके गिटहब पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे गिटहब की अपनी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने होते हैं। देन उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है और उसके मदद से आप बहुत ही आसानी से गिटहब पर अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक। अभी आप सब बताओ कि जितनी भी चीजें बताई गई, आई होप की सभी चीजें मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। और जैसा कि सेशनल एग्जाम आने वाला है, इसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को भी टाइम मिल सके कि पढ़ सकें, ठीक। तो अभी आप सब ये बताओ कि कोई डाउट्स आया कि गिटहब से कैसे उसे इंपोर्ट करना है, कैसे गिटहब पे रिपोजिटरी को अपलोड करनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो फटाफट 1-2 मिनट के अंदर अंदर पूछ सकते हो। आयुष, दीपिका, देश, DP, सत्यम, उदयभान, वर्तिका, विकास और विशेष, कोई भी हो जिसके भी प्रॉब्लम्स हो तो फटाफट पूछ सकते हो। कोई डाउट्स हो तो यस टाइप कर दो, ना हो तो नो टाइप कर सकते हैं।
ओके, आई थिंक ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आप सभी लोग एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करिए, एप्लीकेशन को डेवलप करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और कल जो हम लोग का लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है कि प्ले स्टोर पे पब्लिश कैसे करते हैं, एक प्रॉपर वे कल देखने वाले हैं, तो उसको भी सीखेंगे। और आप लोग को जो 6 यूनिट दी गई थी, 6 यूनिट्स को आप लोग करिए। और कल जैसा कि गूगल फॉर्म से भी शेयर किया जाएगा, और गूगल फॉर्म ऐसा नहीं है कि फॉर्म जो चाहे वो शेयर फिल कर दे, उस क्रॉस चेकिंग भी होगी कि जितने लोगों ने पहले जो भी इवेंट हैं सबका डेटा है, जो आरएसवीपी आप कंफर्म करते हैं, सभी डेटा आपके रहते हैं, सभी डेटा से आपका क्रॉस मैच किया जाएगा, उसके बाद ही उन लोगों को सेंड किया जाएगा। ठीक, तो आई होप कि किसी के कोई डाउट्स नहीं है, सभी चीज़ अच्छे से समझ में आपको आई होंगी। तो फिर कल मिलते हैं और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन कैसे पब्लिश करते हैं उन सभी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सो आप लोग इवेंट लीव कर सकते हैं।